Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Wajid Ali Kambo, your chemistry teacher. स्टूडेंट आज हम बोहर एटॉमिक मॉडल को पढ़ने जा रहे हैं। ये आपने लोअर क्लासेस में जो लोअर ग्रेड यानी 9th 10th में पढ़ाया हुआ है, मैं उसको रिवाइज करता हूं और जो नए अंदाज से सीखने का अमल है उसकी तरफ आता हूं। पहली बात, बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर कौन था? बोहर का अगर हम इंट्रोडक्शन लेना तो बोहर का नाम है NIELS, नील्स बोहर, ये उसका पूरा नाम था, नील्स बोहर। अच्छा, ही वॉज बोर्न इन डेनमार्क। डेनमार्क में पैदा हुआ, डेनमार्क। बाद में ही माइग्रेटेड टू इंग्लैंड। सो ही इज द इंग्लिश, इंग्लैंड में रहने की वजह से इंग्लिश। he was the physicist as well as he is also the mathematician। अच्छा, और एक और अहम बात जो आपने ज़हन में रखी है, इन 1913 में 1913 he introduced the बोहर एटॉमिक मॉडल। बहुत इंपॉर्टेंट, बोहर एटॉमिक मॉडल, पहला मुस्तनिद एटॉमिक मॉडल। इससे पहले ठीक है प्लम पुडिंग मॉडल जो है जे.टी. थॉमसन का वो था, इससे पहले रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल वो भी था, लेकिन वो दोनों बैडली रिजेक्ट हो गए और बोहर एटॉमिक मॉडल ये पहला मुस्तनद मोतबर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, बाद में हम इसको भी रिजेक्ट करेंगे, लेकिन फिलहाल। अच्छा, बोहर का एक और भी क्रेडिट है, वो जो आप पढ़ते हैं ना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसको भी इसने इंट्रोड्यूस करा था और ये इसको नोबेल प्राइज भी मिला था 1923 में, इसको नोबेल प्राइज भी मिला, नोबेल प्राइज। अच्छा, ये तो सारी हो गई, ऑल दिस इज अबाउट द बोहर, बोहर के बारे में। अच्छा, ऑब्जेक्टिव, इसके एटॉमिक मॉडल देने के मकासद क्या थे, पर्पस क्या था? दो मेजर ऑब्जेक्टिव थे, दो। पहली बात बड़ा क्या, पहला ये था कि बोहर ना, इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट बोहर वाज द स्टूडेंट ऑफ रदरफोर्ड, ये उसका शागिर्द था। अब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल दैट डज नॉट अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं करता, जिसकी वजह से वो रिजेक्ट हो गया। इसका मतलब है बोहर अपने उस्ताद, अपने टीचर, उसके एटॉमिक मॉडल जो रिजेक्ट हुआ, उसकी गलतियों को रेक्टिफाई करना चाहता था, बेहतर, यानी टू इंप्रूव द मिस्टेक्स, रिजेक्शन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो इसका काम क्या हुआ? टू रेक्टिफाई, मैं रेक्टिफाई कहूंगा, to rectify Rutherford atomic model। Rutherford atomic model उसकी करेक्शन करना चाहता था, उसको नए शक्ल में ये लाया। अच्छा, एक और भी था स्टूडेंट, ये जो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो बोहर था ना, इसके वक्त साइंटिस्ट ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, उसमें स्पेक्ट्रल लाइंस को मालूम किया। वो मैं आगे जाकर डिटेल से आपको बताऊंगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बताऊंगा, उसमें मुख्तलिफ आपको स्पेक्ट्रल लाइन, उसके बाद लाइमैन सीरीज, बामर, पासन, ब्रैकेट, पी फंड, ये मुख्तलिफ स्पेक्ट्रल लाइन ये इंट्रोड्यूस साइंटिस्ट ने करवाया। लाइमैन ने, बामर ने, पासन ने, ब्रैकेट ने, इन चार साइंटिस्ट ने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रल लाइन इंट्रोड्यूस करवाई कि ये बनती है। अब वो कैसे बनती हैं, उनकी ओरिजिन क्या है, ये वो साइंटिस्ट एक्सप्लेन ना कर। तो बोहर जो है ये उन स्पेक्ट्रल लाइन की ओरिजिन, वो बनती कैसे हैं, कहां से निकलती हैं, उनकी ओरिजिन को भी एक्सप्लेन करना चाहता था। ये दो मेजर इसके पर्पसेस थे। दूसरा क्या, टू एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। अच्छा, ये जो स्पेक्ट्रल, मैं बार बार कह रहा हूं, स्पेक्ट्रल लाइन का जो है, ये जो टर्म मैंने यूज की, ये आगे चल के हम पढ़ेंगे। कहां पढ़ेंगे? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में मैं बड़ी डिटेल से आपको बताऊंगा। अच्छा, नेक्स्ट एक खूबसूरत बात आ गई, और वो क्या, बोहर एटॉमिक मॉडल इज बेस्ड ऑन, बड़ी अहम बात, बोहर एटॉमिक मॉडल इज बेस्ड ऑन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो बोहर का पूरा एटॉमिक मॉडल
इस थ्योरी पे बेस करता है। और इस थ्योरी की दो खास बातें हैं, एक दो खास बातें, और वो क्या कि एनर्जी इमिटेड और अब्सॉर्ब इन डिसकंटिन्यूअस मैनर, यानी ये थ्योरी जो है ना ये हमें डिस्क्रीट यूनिट्स, जिसे मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था वेव पैकेट्स कहा, जिसे मैंने एक और भी नाम दिया, वेव पैकेट्स भी कहा था, जिसे मैंने क्वांटम भी कहा, और फिर मैंने इन क्वांटम को लाइट के केस में क्या कहा, फोटोन। अच्छा, एक और भी चीज, ये जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हमें एक रिलेशन भी देती है, और वो क्या है, E दैट इज इक्वल टू H न्यू, या E दैट इज इक्वल टू HC ओवर लैम्डा, और भी ये रिलेशन देती है। अब ये जो बातें हैं ना, ये सारी के सारी ये बोहर एटॉमिक मॉडल की बुनियाद है, बुनियाद, इसकी बेस पे वो सारी की सारी पास हुए। लो जी, यहां तक मैंने आपको तीन बातें बता दी। मैंने नील्स बोहर का इंट्रोडक्शन आपको दिया, और ये वाली जो बात 1913 में ये एमसीक्यू पूछा गया है एक आधी दफा, हालांकि तुक नहीं बनता इस किस्म के एमसीक्यू पूछने का, ऐसे हमें इनके इंट्रोडक्शन में हमारा टाइम जाया करवाते हैं। फिर इसके ऑब्जेक्टिव क्या था, एक तो टू इंप्रूव द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, एंड रदरफोर्ड ही वाज हिज टीचर, एंड सेकंड वन टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, स्पेक्ट्रल लाइन कैसे बनती है, उनकी ओरिजिन को एक्सप्लेन करना। और बोहर एटॉमिक मॉडल ये किस थ्योरी पे बेस करता है, ये प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पे बेस करता है, और प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, उसके ये मैंने दो पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये आपके साथ शेयर किए। अच्छा, अब आए पास्टुलेट। बोहर एटॉमिक मॉडल की 4 पास्टुलेट्स हैं, 1 2 3 4। बोहर एटॉमिक मॉडल की 4 पास्टुलेट हैं, ये आपने पहले पढ़ी है, समझी नहीं, सीखी नहीं। आज हम इसको समझते हैं, आज हम सीखते हैं, और इस तरह सीखते हैं कि किसी और को सिखाना पड़े, हम इजीली कॉन्फिडेंस के साथ उसको समझा सके। पहली बात, पहली पास्टुलेट क्या होता है? पास्टुलेट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ अ थ्योरी। किसी थ्योरी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लिखते हैं ना, अहम नुकात लिखते हैं, हम उसे पास्टुलेट कहते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन वन ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट आउटसाइड द न्यूक्लियस। पहली बात, ये कोई भी एटम ले ले, सपोज हाइड्रोजन एटम है, आज मैं आपके सामने हाइड्रोजन एटम लेता हूं, ये बात ध्यान में रखना, और ये भी याद रखना, बोहर एटॉमिक मॉडल ये 99.99% हाइड्रोजन एटम उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है। ये हाइड्रोजन एटम तक ही ज्यादातर कन्फाइंड है। अच्छा, बहरहाल ये हाइड्रोजन एटम आ गया, हाइड्रोजन एटम में ये आ गया न्यूक्लियस, इट्स ओके। अब हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के गिर्द आउटसाइड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करता है इन वन ऑफ द ये एक सर्कुलर ऑर्बिट, 2 3, इनमें से किसी एक में वो रिवॉल्व करता है, किसी एक में ऑर्बिट्स के। इसको क्या मैं इसको 4 नाम देता हूं, जरा सुनना। पहला इसका जो मैं नाम देता हूं मैं इसे कहता हूं दिस इज द ऑर्बिट। दूसरा एक और बात, इसको हम कहते हैं दिस इज द स्टेशनरी स्टेट। क्या कहा? स्टेट। दिस इज द एनर्जी लेवल। एंड एक और भी नाम है, क्या बोला? ऑर्बिट, स्टेशनरी स्टेट, दिस इज द एनर्जी लेवल। एक और, दिस इज द सर्कुलर पाथ। एक में बात क्लियर करता चलो। अब मैं इनको ऑर्बिट्स कह रहा हूं, बोहर इनको ऑर्बिट कहते हैं, आगे चल के मैं इनको शेल कहूंगा, लेकिन मैं ऑर्बिट और शेल में जमीन आसमान का फर्क आपको बताऊंगा। बहरहाल, आपको ये चारों टर्मिनोलॉजी आए, ये जो मैंने दायरा लगाया है न्यूक्लियस के गिर्द, इस दायरे को हम ये 3-4 नाम दे सकते हैं, ऑर्बिट, स्टेशनरी स्टेट, एनर्जी लेवल एंड सर्कुलर पाथ, सर्कल। ये फर्स्ट सर्कुलर पाथ, सेकंड। अच्छा, एक तो ये चीज बेटा जी, 3 बातें जरा ज़हन में बिठाना, 3 बातें बड़ी खूबसूरत बातें। पहली बात, ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है ना, ये वाला, हम इसको एक वैल्यू देते हैं, और मैं इसे कहता हूं इट इज n इज इक्वल टू 1। ये n क्या है? n में आगे चल के आपको बताऊंगा। n जो है ना, दिस इज द PAL, ये PAL है, प्रिंसिपल क्वांटम
नंबर, दिस इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो जो फर्स्ट ऑर्बिट है इसका n है 1, जो सेकंड ऑर्बिट है इसका n है 2, जो थर्ड ऑर्बिट है इसका n है 3, फोर्थ ऑर्बिट n इज इक्वल टू 4। ये ना हर एक ऑर्बिट को, या जैसे मैंने स्टेशनरी स्टेट, एनर्जी लेवल, मैं बार बार चारों नाम बोल रहा हूं सिर्फ आपको याद करवाने के लिए, हर ऑर्बिट को एक मखसूस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया जाता है। इसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किस n से रिप्रेजेंट करते हैं? हम क्वांटम नंबर पढ़ेंगे 4, उनमें जो पहला है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसने दिया था? बोहर ने। ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना, इट वाज गिवन बाय बोहर, BOHR, उसने ये इंट्रोड्यूस किया। अच्छा, अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को है, हर ऑर्बिट को एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर असाइन किया जाता है, देते हैं। इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इंफिनिटी। अच्छा, दूसरा एक और बात, बेटा जी, इलेक्ट्रॉन या तो इसमें रिवॉल्व करेगा या इधर रिवॉल्व करेगा। हर ऑर्बिट की, हर एनर्जी लेवल, हर ऑर्बिट की एक मखसूस एनर्जी होती है, फिक्स एनर्जी होती है, फिक्स। अगर हाइड्रोजन एटम है, मैं बात फिक्स कर रहा हूं, हाइड्रोजन एटम है, अगर हाइड्रोजन एटम है तो इस ऑर्बिट की एनर्जी, ये जो पहला है, इसकी एनर्जी को मैं ई मान पाऊंगा, इसकी एनर्जी को E2 कहूंगा, इसकी एनर्जी को E3 कहूंगा। E1 एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, E2 एनर्जी ऑफ सेकंड। हाइड्रोजन एटम के लिए जो फर्स्ट ऑर्बिट है ना, इसकी एनर्जी -13.315 किलो जॉउल पर मोल है। ये फिक्स है, ये फर्स्ट वाला फिक्स। और ये वाला जो सेकंड ऑर्बिट है E2, इसकी जो एनर्जी है ये -328.32 किलो जॉउल पर मोल। आप कहेंगे सर आपको ये कहां से आती है? आपको भी आ जाएगी। अगर इसके बाद जो 2 टॉपिक्स हम पढ़ेंगे ना, उसमें मैं आपको ये एनर्जी, इन ऑर्बिट्स की एनर्जी ही तो कैलकुलेट करवाऊंगा, और उसमें हमारे पास यही आंसर आता है। अच्छा, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी इतनी, सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी इतनी, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी इतनी, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कम, सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी ज्यादा। आप कहेंगे सर 1300 कम है, 300 ज्यादा है। ओ भैया, साथ नेगेटिव भी लिखा हुआ है। जब साथ नेगेटिव आता है ना, नेगेटिव, तो जो बड़ी वैल्यू होती है वो छोटी होती है। -1313 इज स्मॉलर वैल्यू देन -328, इससे छोटी है। अच्छा, जो थर्ड ऑर्बिट है E3, इसकी एनर्जी है -145.92 किलो जॉल पर मोल। अब ये जो मैं वैल्यू लिख रहा हूं ना, ये किसके लिए? दिस इज ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम। अब आप कहें कि सर अगर मैं हाइड्रोजन की बजाय हीलियम एटम लूं, मैं कार्बन का एटम लूं, फिर भी फर्स्ट ऑर्बिट की इतनी एनर्जी होगी? आंसर है नो, नहीं। ये तो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के। तो इसका अच्छा, एक लफ्ज क्वांटम भूलना नहीं। क्वांटम क्या है? क्वांटम होती है फिक्स्ड अवेलेबल वैल्यू, फिक्स्ड अवेलेबल अमाउंट, फिक्स्ड अवेलेबल अमाउंट। दिस इज द फिक्स्ड अमाउंट। इसका मतलब है ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है ना, इसकी एनर्जी इतनी होगी 1313। क्या 1313 के बजाय 1200 नहीं चल सकती? नो। इसकी एनर्जी क्या 328 है? 330 नहीं हो सकती? नहीं, बिल्कुल इतनी होनी चाहिए। जब वैल्यू फिक्स हो तो दैट इज कॉल्ड क्वांटाइज्ड। इसका नंबर 1, क्या पहले का नंबर n की वैल्यू 2 नहीं हो सकती? 1.5 नहीं हो सकती? 0.9 नहीं हो सकती? नहीं, इसकी वैल्यू फिक्स्ड, क्वांटाइज्ड, इसकी वैल्यू फिक्स्ड। यानी हर एक ऑर्बिट, जिसे मैं स्टेशनरी स्टेट, एनर्जी लेवल, सर्कुलर पाथ कह रहा हूं, हर एक ऑर्बिट की जो n की वैल्यू क्वांटाइज्ड है, फिक्स है। हर एक की एनर्जी क्वांटाइज्ड है, फिक्स है। और एक और बात, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये वाला यहां से यहां तक, इसे कहते हैं R1, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। यहां से यहां तक का डिस्टेंस, इसे कहते हैं R2, रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट। यहां से यहां तक का डिस्टेंस, इसे कहते हैं R3, रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट। अब यह हाइड्रोजन एटम की दोबारा बात, अगर हाइड्रोजन एटम में यहां से यहां तक अगर आप डिस्टेंस लेना,
यानी R1 कितना होगा? तो बेटा जी R1 जो है ना दैट इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रम, यानी यहां से लेकर यहां तक ये जो फासला है ना ये इतना है, और ये किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के। क्या इससे कम ज्यादा नहीं हो सकता? नो 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 नो, अगर फिक्स है तो वो क्वांटाइज हो गया। अच्छा R2 कितना है? वो कहते हैं R2 जो है ना वो इससे ज्यादा है, वो 2.11 एंगस्ट्रम है। R3 कितना है? वो इससे भी ज्यादा है, वो 4.75 एंगस्ट्रम। ये जो मैं वैल्यू लिख रहा हूं ना, मैं बार बार कह रहा हूं दीज वैल्यूज आर फॉर हाइड्रोजन एटम। अब आपने एक बार नोट की है, नोट क्या है देखना, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन वन ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द इसमें किसी एक के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता। ईच ऑर्बिट, हर एक ऑर्बिट हैज अ फिक्स्ड एनर्जी, फिक्स एंड अ क्वांटम नंबर इज असाइन्ड टू इट। इसको क्वांटम नंबर 1 2 3, ये सारी जो मैंने गुफ्तगू की है ना, अगर आप कहें सर इस सारी गुफ्तगू को एक लफ्ज में समो दें सर जी, समो देता हूं, और वो लफ्ज क्या है? क्वांटाइज्ड ऑर्बिट। सिर्फ एक लफ्ज, लो सारी बात ही खत्म होगी। क्वांटाइज्ड ऑर्बिट, मैंने एक लफ्ज आपको बता दिया, और वो लफ्ज है क्वांटाइज्ड ऑर्बिट। यानी हमें बोहर क्वांटाइज्ड ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट देता है। क्वांटाइज्ड ऑर्बिट का लो, क्वांटाइज्ड स्टेशनरी स्टेट कह लो, क्वांटाइज्ड सर्कुलर एनर्जी लेवल कह लो, क्वांटाइज्ड के साथ ये कोई भी। तो क्वांटाइज्ड ऑर्बिट का कौन? क्वांटाइज्ड ऑर्बिट में तीन बातें आ गई। क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फिक्स है, एनर्जी फिक्स है, रेडियस फिक्स है। अगर ये चीजें फिक्स हैं तो हम, ये ना शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आता है कि आप बताओ बोहर के एटॉमिक मॉडल में कौन सी पोस्टुलेट क्वांटाइज्ड ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट देती है? तो हम कहेंगे फर्स्ट पोस्टुलेट। अच्छा, अब ये तो मैंने ये सारी बातें बड़ी रुक के बड़े ध्यान के साथ आपको समझाई। अब आप दूसरे पॉइंट पे आओ। अच्छा, दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन यहां मौजूद है इस ऑर्बिट में, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, एक ऑर्बिट में यहां पे इलेक्ट्रॉन मौजूद है। नाइदर एमिट नॉर अब्सॉर्ब एनर्जी, ना तो ये यहां पे जब ये मूव कर रहा है, ये इस ऑर्बिट में जब मूव कर रहा है, मूव करने के दौरान ना ये एनर्जी खारिज कर रहा है, ना ये एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है। इसका मतलब है इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स रहेगी। कितनी रहेगी? अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो इतनी एनर्जी फिक्स रहेगी। ये पहली बात आ गई। क्या बोला? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पर्टिकुलर ऑर्बिट, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मौजूद है। नाइदर एमिट नॉर अब्सॉर्ब, ना ये एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा ना ये एमिट करेगा, व्हाइल मूविंग इन द सेम, एक ही ऑर्बिट में मूव करते हुए। अच्छा, अब एक तो ये पॉइंट आ गया, द एनर्जी इज एमिटेड और अब्सॉर्ब ओनली व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर। ये तब एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, ये तब एनर्जी एमिट करेगा जब ये एक से दूसरे ऑर्बिट में जंप लगाएगा। अच्छा, दो बातें आ गई, दो बातें। पहली बात, अच्छा जब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द रिवॉल्व कर रहा है, ना ये एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है ना ये एनर्जी एमिट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ऑर्बिट में इसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। अच्छा, कांस्टेंट रहेगी, लेकिन ये तो मूव कर रहा है। अब मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए, वो कहां से आएगी? वो हम कहते हैं ना, जब कोई बॉडी मूव करती है तो वो जो उसकी मोशन होती है वो ऑन द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी होगी तो वो मूव करेगी। अगर एनर्जी नहीं तो, अगर किसी बॉडी पे मैं बात को चेंज करता हूं, अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगाएंगे तो वो मूव करेगी, अगर फोर्स नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब है कि अगर ये एक ही मूव कर रहा है तो कोई ना कोई तो इस पर फोर्स लग रही है ना, जो इसकी सर्कुलर मोशन का बायस बनती है। कौन सी मोशन? सर्कुलर। देखना मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये न्यूक्लियस है ना, बस छोटी सी बात, ये न्यूक्लियस है ना, ये ऑर्बिट है जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन। अब जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है सर्कल में सर्कुलर पाथ, सर्कल में जब ये रिवॉल्व करता है ना, तो इस इलेक्ट्रॉन पर दो फोर्सेस एक्ट करती हैं, एक सेंट्रीपिटल फोर्स, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दो फोर्सेस। और वो जो दो फोर्सेस है ना,
वो इसकी सर्कुलर मोशन का बायस बनती हैं। कौन कौन सी? सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो हमें पता है ना, हाँ हर जगह पे लिखते हैं mv²/r। ये आ गई सेंट्रीफ्यूगल, मैं जी लिख देता हूं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स वो कौन सी है? वो सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज द कूलम्बिक फोर्स। कूलम्बिक फोर्स, वो कूलम की फोर्स नहीं पढ़ते? दो चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्शन होती है, जो मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कूलम्बिक फोर्स आप फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो वो जो कूलम्बिक फोर्स है दैट प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, अब उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसकी बदौलत ये इलेक्ट्रॉन सर्कल में रिवॉल्व करता है, और जब रिवॉल्व कर रहा होता है ये एनर्जी, इसका मतलब क्या हुआ? एक और भी बात आ गई। ये बात तो कि सर्कल में रिवॉल्व करते हुए एनर्जी एमिट नहीं कर रहा, ये तो रदरफोर्ड जो एटॉमिक मॉडल था उसकी करेक्शन नहीं होगी। सुनना, दिस इज एक्चुअली द करेक्शन ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। आप कहेंगे सर करेक्शन कैसे होगी? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रिवॉल्व करता है तो वो मुसलसल एनर्जी एमिट करता है, और कंटिन्यूअसली एनर्जी एमिट करने की वजह से हमने क्या कहा, तो फिर उसका रेडियस छोटा होता जाएगा, और एक वक्त आएगा कि वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जा गिरेगा और यूं एटम तबाह हो गया। लेकिन बोहर की इस बात ने साबित किया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हुए मुसलसल एनर्जी एमिट नहीं करता, मुसलसल एनर्जी अब्सॉर्ब नहीं करता, और किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कांस्टेंट रहती है। ये देखो ना, द एनर्जी इज इमिटेड और अच्छा एक लफ्ज ये यहां पे कांस्टेंट एनर्जी इन एन ऑर्बिट। तो किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट। अब आप एक और काम करो, और वो क्या? आप इस एटम के ऊपर आप रेडिएशन थ्रो करो। रेडिएशन, ये रेडिएशन आ रही, ये एक फोटोन आ रहा है, ये एक और फोटोन आ रहा है, ये एक और फोटोन आ रहा है, ये आप रेडिएशन थ्रो कर रहे हैं एटम के ऊपर, और ये फोटोन लाइट थ्रो कर रहे हैं। लाइट, मैं जब फोटोन कहता हूं तो इसका मतलब मैं इससे मुराद, मेरे रेडिएशन से मेरी मुराद है लाइट। ये मुख्तलिफ फोटोन आ रहे हैं। अच्छा, अब जरा सुना, अब जब रेडिएशन आप इसके ऊपर थ्रो करते हैं, फोटोन आ रहे हैं, अब इलेक्ट्रॉन कौन से फोटोन से एनर्जी को लेगा? ये दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन उसको बयान करने से पहले एक लाइन से पढ़ना, एक लाइन। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स, जब इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, दोनों को जंप्स कहते हैं, नीचे से ऊपर जाना, ऊपर से नीचे आना, दोनों जंप्स है। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स द एनर्जी चेंज डेल्टा ई इज गिवन बाय द प्लैंक्स इक्वेशन। ये वाली बात और ये वाली बात दोनों को मैं इकट्ठा करके समझाने की कोशिश करता हूं, जरा सुनना बेटा जी। ये आपके पास ये जो अभी मैंने लिखा, ये E1 इतनी एनर्जी, E2 इतनी एनर्जी। अब ये जो है ना, इसकी एनर्जी E1 कितनी है? 13.315। इसकी एनर्जी E2 कितनी है? -328। दोनों में एनर्जी का डिफरेंस कितना है? एनर्जी का डिफरेंस, और उस एनर्जी डिफरेंस को मैं क्या कहूंगा? डेल्टा ई। डेल्टा ई क्या होगा? E2 माइनस E1। E2 कितना है? -328 पर 32, वो यहां पे लिखो, माइनस 13.315। आप कैलकुलेट करो तो आपके पास डेल्टा ई आएगा 985 किलो जूल पर मोल। ये आ गया। मैं कहना ये चाहता हूं कि इन दोनों ऑर्बिट के दरमियान हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन एटम है, ये सारी मेरी कैलकुलेशन हाइड्रोजन एटम से रेलेवेंट है। अब इस हाइड्रोजन एटम में इन दोनों ऑर्बिट के दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस है ना, एनर्जी का डिफरेंस है जी 985 किलो जूल पर मोल। इट्स ओके। अब ये मुख्तलिफ फोटोन आ रहे हैं, दीज आर फोटोन्स ऑफ लाइट। अब इस फोटोन से पूछो, इसको रोको, इसको कहो जनाब अली तुम्हारे पास कितनी एनर्जी? ये फोटोन कहता है जी मेरी एनर्जी जो है ना, ये कहता है मेरी एनर्जी कहता है 100 किलो जूल है, इतनी। अब ये ना, ये यहां जाएगा इस इलेक्ट्रॉन के पास। इस इलेक्ट्रॉन को ये फोटोन कहेगा कि जनाब एनर्जी चाहिए,
ये इलेक्ट्रॉन कहेगा कितनी है, ये कहेगा 1000 है, वो कहता है आगे गुजर जाओ। क्यों? ये कहता क्यों क्यों मैं आगे जाऊं? वो कहता है, ये इलेक्ट्रॉन कहता है मुझे 985 एनर्जी चाहिए। अगर 985 है तो बताओ। वो कहता नहीं, मेरे पास तो 1000 है और 1000 से कम ज्यादा हो नहीं सकते, ये आगे निकल जाएगा। अच्छा, एक और आ रहा है, ये आ रहा है। इसकी एनर्जी कितनी है? इसकी एनर्जी है 980 किलो जॉल पर मोल, किलो जॉल। अच्छा, अब ये फोटोन इलेक्ट्रॉन के पास आता है और इलेक्ट्रॉन को कहता है ले लो एनर्जी। वो कहता है नो। क्यों? इलेक्ट्रॉन कहता है मुझे 985 चाहिए, तुम्हारे पास तो 980 है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ये उस फोटोन की तलाश में है जिसके पास एग्जैक्ट एनर्जी कितनी है, 985। अब ये फोटोन आ रहा है, ये फोटोन आ रहा है, इसकी एनर्जी कितनी है? इसकी एनर्जी है 985 किलो जॉल। जब ये आएगा, इससे टकराएगा, ये अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देगा और खुद खत्म हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इस फोटोन की एनर्जी लेकर यहां से यहां आ गया, ये उतनी एनर्जी वाला फोटोन इससे टकराएगा जितनी एनर्जी दोनों ऑर्बिट के दरमियान डिफरेंस के बराबर है। अब ये एनर्जी अब्सॉर्ब हो गई। अब जब इलेक्ट्रॉन यहां था, जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में था, दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिट, जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में था, जब इलेक्ट्रॉन n=1 में था, तो एटम को कहते हैं, एटम की स्टेट को कहते हैं ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट और ग्राउंड स्टेट होती है स्टेबल, कम लेस एनर्जी है इसमें, लेस एनर्जी वाली स्टेट। अच्छा, अब दूसरी बात, जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया, एनर्जी ली, अब वो एनर्जी इस एटम के अंदर ऐड हो गई। अब जब इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, नाउ दिस इज द एक्साइटेड स्टेट, N2 दैट जब यहां पे चला गया, तो नाउ दिस इज द एक्साइटेड स्टेट। और जो एक्साइटेड स्टेट होती है वो अनस्टेबल होती है। एटम ज्यादा देर एक्साइटेड स्टेट में नहीं रहता। क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि अब एनर्जी ली, अब एनर्जी पहले से ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा होगी? इतनी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने ले ली। अब हाई एनर्जी हो गया, हाई एनर्जी। बेटा जी, लेस एनर्जी स्टेबल, हाई एनर्जी अनस्टेबल। इलेक्ट्रॉन ज्यादा देर यहां नहीं रहेगा, एटम ज्यादा देर एक्साइटेड स्टेट में नहीं रहता। सारा दिन आप गुस्से में नहीं रह सकते, आपको पुरस्कून होना पड़ेगा। अब क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन दोबारा ऊपर से नीचे आएगा, जब ऊपर से नीचे आएगा, ये एनर्जी अमिट करेगा, और वो जो एनर्जी अमिट होती है वो भी किस शक्ल में? फोटोन की सूरत में। ये एक फोटोन निकलेगा। आप इस फोटोन की एनर्जी बता सकते हो भला क्या होगी, कितनी है? वेरी सिंपल, इस फोटोन की एनर्जी है 985 किलो जॉल, इतनी। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर ऑर्बिट में आते हैं तो एनर्जी अमिट करते हैं। क्यों? क्योंकि हायर ऑर्बिट की एनर्जी ज्यादा है और लोअर की कम है। और अगर आप इलेक्ट्रॉन को लोअर से हायर पर ले जाना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर रेडिएशन थ्रो करें। अब यही बात, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, दोनों को जंप्स कहते हैं। नीचे से ऊपर एक्साइट हो गया, एनर्जी अब्सॉर्ब की, ऊपर से नीचे डी एक्साइट हुआ, एनर्जी रिलीज हुई। तो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स द एनर्जी चेंज डेल्टा ई इज गिवन बाय वो प्लैंक। अब ना मैंने तो ये 985 लिख दिया ना। अगर आप वैसे जानना चाहें ना कि ये जो फोटोन, वैसे अगर आप जानना चाहो कि इस ऑर्बिट और इस ऑर्बिट के दरमियान डेल्टा ई कितना है, वो कहता है वेरी सिंपल, इन दोनों के दरमियान जो डेल्टा ई, पहले तो आप ई ले लो ना, ई दैट इज इक्वल टू एच न्यू। अच्छा, एक और भी, ई दैट इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। आप कहेंगे सर ये कहां से आ गया? बेटा, एक तो आपने ये रिलेशन लेना, ये कहां से आया? ये हमें प्लैंक्स इक्वेशन से आया। एक तो ये बात। दूसरा एक और पॉइंट, डेल्टा ई, अभी जो मैं बात कर रहा था, डेल्टा ई किसके बराबर है? E2 माइनस E1, इसके बराबर। इसका मतलब है ये जो फोटोन निकला है ना यहां से, फोटोन, आप उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी मालूम कर लो। अब अगर सर फ्रीक्वेंसी नहीं मालूम हो रही, वेव नंबर मालूम कर लोगे, वेवलेंथ मालूम कर लोगे? यस। तो या फ्रीक्वेंसी मालूम कर लो या वेवलेंथ मालूम कर लो। एच की वैल्यू आपको पता है, एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट,
मैंने लास्ट लेक्चर में इसकी वैल्यू क्या होती है 6.6 to 6 10 पावर -34 जूल सेकंड। ये कांस्टेंट की वैल्यू रटनी है, आपने रटनी है। तो वो वैल्यूज पुट करें, जब वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको इस फोटोन की एनर्जी का पता चल जाएगा। और जो फोटोन की एनर्जी होगी ना, वो एक्चुअली दोनों ऑर्बिट्स के दरमियान एनर्जी डिफरेंस क्या होगी, बराबर होगी। वेरी सिंपल। we have the last postulate, that is electron can revolve only on those orbits having a fixed, when we say a fixed, that is quantized, when we say a fixed, that is quantized, बार बार मैं कहता हूं quantized। तो electron can revolve only in those orbits having a fixed angular momentum। अच्छा, क्या कहता है, पहले तो इसको समझो ना, ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है जी, ये आपके पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन यहां पे रिवॉल्व कर सकता है। अच्छा, क्यों यहां पे क्यों कर सकता है इलेक्ट्रॉन, ये जो ना ऑर्बिट, इसका एंगुलर मोमेंटम होता है mvr, दैट इज इक्वल टू nh/2π। ये जो है ना, ये वाला ऑर्बिट, इसका एंगुलर मोमेंटम इतना है, इसकी n की वैल्यू 1 होगी ना, तो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा फर्स्ट ऑर्बिट का, जब n इज इक्वल टू 1, तो ये 1 पुट करो तो ये हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम mvr हो जाएगा बेटा जी आपके पास h/2π। अच्छा, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में इस जगह पे तब ही घूम सकता है, यानी न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन वहां घूम सकता है, रिवॉल्व कर सकता है जिस सर्कल का एंगुलर मोमेंटम h/2π होगा। अच्छा, क्या इलेक्ट्रॉन यहां नहीं रिवॉल्व कर सकता, यहां नहीं कर सकता। अच्छा, मैं ना ये जो भी डॉट लगाए, मैं इसका एंगुलर मोमेंटम लेता हूं, इसका एंगुलर मोमेंटम सपोज वो आ गया 0.5 h/2π, तो मैं कहूंगा नो, यहां पे नहीं रिवॉल्व कर सकता। अच्छा, ये तो फर्स्ट ऑर्बिट आ गया। अगर सेकंड ऑर्बिट की बात करूं, ये सेकंड ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, आपने सेकंड ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम ले, तो n की जगह पे यहां सेकंड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 2 आ गई, यहां पे 2 पुट करो, 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा mvr 2/2 और 2/2 कैंसिल हो गया, तो सेकंड ऑर्बिट के लिए जब n इज इक्वल टू 2 होगा तो mvr दैट इज इक्वल टू h/π। इसका मतलब है ये जो ऑर्बिट है ये तब परमिसिबल है, तब इसकी इजाजत हम दे सकते हैं अगर इसका एंगुलर मोमेंटम h/π होगा। h आपको पता है, अभी बार बार कहता हूं, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 to 6 कांस्टेंट, देखो मुझे कितने रटे हुए हैं, इसी तरह आपको रटने हैं। पाई 3.14159, 3.14159 वैल्यूज आनी है, डिवाइड कर लो, जो आंसर आएगा दैट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेकंड ऑर्बिट। क्या इलेक्ट्रॉन बिल्कुल यहां नहीं मूव कर सकते? नो। क्या यहां नहीं मूव सकते? नो। सिर्फ इलेक्ट्रॉन इसमें मूव करेंगे। और इस तरह अगर आप थर्ड ऑर्बिट की बात करते हैं तो यहां n की जगह पर क्या लिखोगे? 3। जब 3 लिखोगे तो n इज इक्वल टू 3, दैट इज इक्वल टू mvr दैट इज इक्वल टू 3h/2π। अब ना ये लिखा ना, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स। न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन सर्कल में मूव कर सकते हैं, सिर्फ उन जगहों पर मूव कर सकते हैं जिनका फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम होता है। और फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला मैंने क्या दिया है? मैंने लिया जी mvr दैट इज इक्वल टू nh/2π। अच्छा, एक तो आप पढ़ते हैं ना, ये मैंने एक तो आप पढ़ते हैं ना लीनियर मोमेंटम, एक होता है एंगुलर मोमेंटम, एक लीनियर एक एंगुलर। तो ये फिजिक्स वगैरह में लीनियर मोमेंटम आप क्या पढ़ते हैं? लीनियर मोमेंटम तो हो गया ना mv, और एंगुलर मोमेंटम को हम l से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है, और ये होता है ये आपके पास जो है r इंटू p। अच्छा, r इंटू p, दिस इज द, अब p क्या होता है? p होता है mv, तो आपके पास ये क्या बन गया? r इंटू mv, तो यही तो मैंने लिखा है mvr। तो आपके पास, तो इसका मतलब है जब आप लीनियर मोमेंटम को रेडियस से मल्टीप्लाई कर दे, रेडियस सर्कल का ही होगा ना, जब लीनियर मोमेंटम को रेडियस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एंगुलर मोमेंटम बन जाता है। और एंगुलर मोमेंटम जो है ना वो इतना होना चाहिए। यहां n क्या है? n मैंने आपको बता दिया। n जो है ना, n एक इंटीजर है, n जो है इसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 होल नंबर
पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर। और एन को मैंने क्या कहा, दिस इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये स्टूडेंट, मैंने अपना तक जितनी बातें मैं आपको समझा सकता था वो मैं आप तक कन्वे कर दी, वो मैंने आप तक कन्वे कर दी। अब इन बातों को सीखा है आपने, नहीं सीखा, ये आप पे डिपेंड